हे एवरीवन, आज हम करने वाले हैं 26 जून 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर में से हम यूपीएससी से रेलिवेंट जितने भी यहाँ पर आर्टिकल्स हैं उनको कवर करेंगे जो सिलेबस के साथ में रेलिवेंस रखते हैं, इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, चाहे मेंस के सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट हो या प्रीलिम्स के लिए। साथ ही में इन आर्टिकल्स के मिलता हुआ जो कंसेप्ट है जो हमें पता होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए भी मेंस के लिए, जो आर्टिकल्स में नहीं दिया गया है एक्स्ट्रा से हमें उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, मैं आप लोगों को वो भी समझाऊंगी ताकि जो हमारा टारगेट है कि मिनिमम 20 मार्क्स हमें लेकर आने हैं न्यूज़पेपर की हेल्प से इस प्रीलिम्स 2025 में, उसको हम कंप्लीट कर सकें। शुरुआत करते हैं आज के पहले और बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ, जो कि है व्हाट इज़ इन ग्रेट निकोबार साइट ऑफ नीति आयोग मेगा प्रोजेक्ट। देखिए अभी क्या हुआ है ना, ये आर्टिकल हमारे लिए 2-3 पैमानों से इम्पोर्टेंट हो जाता है यूपीएससी की अगर हम बात करें तो। पहले तो देख लेते हैं कि प्रीलिम्स के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है एक्चुअली के अंदर मैपिंग वाले पार्ट के अंदर में। दूसरा हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये अब हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए शुरुआत हम देखेंगे मेंस में जीएस पेपर 1 से। जीएस पेपर 1 में हम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ न कुछ ज्योग्राफिकल एरिया है जिसके अंदर डेवलपमेंट करने की बात की जा रही है। इस एरिया की कुछ हिस्ट्री भी रही है इंडिया के साथ में, कब से ये है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। जीएस पेपर 2 के लिहाज से देखें तो क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट किया जा रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन की भी बातें यहाँ पर हो रही हैं सबसे पहली बात तो। दूसरी बात हम यहाँ पर देख पाएंगे कि कैसे इंटरनेशनल रिलेशंस के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि कैसे पिछले साल जब मालदीव्स के साथ में हमारे जो रिलेशंस थे वो थोड़े से गड़बड़ाए थे तो हमारा ज़्यादा ध्यान जो था वो निकोबार की तरफ लेकर पहुँचाया गया था हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा भी, तो थोड़ा थोड़ा वहाँ से भी ये मिलता जुलता है। फिर हम जीएस पेपर 3 में देखें तो क्योंकि इकोनॉमी ही पढ़ना होता है तो इकोनॉमी के पोर्शन से देखें तो यहाँ पर डेवलपमेंट की बात हो रही है, आर्थिक जो है पैसा लगेगा और उससे भी हम लोग सोच रहे हैं कि एयरपोर्ट बनवाएं यहाँ पर और अलग अलग जो डेवलपमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर है वो करें सो दैट हमें भी उससे फ़ायदा हो। इसके अलावा ये एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कैसे इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि एनवायरनमेंट में हम देखेंगे कि यहाँ पर डेवलपमेंट करने के लिए काफ़ी सारे फॉरेस्ट का जो लैंड है उसमें से ट्रीज़ को काटा जा रहा है जो कि कंजर्वेशन के खिलाफ है। एक तरफ से हम कहते हैं कि हमें क्या करना है, जो फोना और फ्लोरा है यानी कि जो एनिमल्स वगैरह होते हैं प्लस जो पेड़ पौधे होते हैं उनका हमें कंजर्वेशन करना होता है, उनका हमें संरक्षण करना होता है, लेकिन यहाँ पर काटा जा रहा है। तो ये किस लिहाज से डेवलपमेंट ठीक हो जा रहा है या गलत हो जा रहा है वो भी हमें डिबेट इसमें समझनी पड़ेगी। अगेन ये जीएस पेपर 4 के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, लगभग पूरे सिलेबस से मिलता जुलता हो जाता है। जीएस पेपर 4 में क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हम देखेंगे यहाँ पर बात आती है इथिक्स की, यहाँ पर बात आती है नैतिकता की, और इसी इथिक्स के अंदर यहाँ पर एक डिबेट है कि इस एरिया के अंदर जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप रहते हैं उनके यहाँ पर जो इज्जत सम्मान और राइट्स है, क्या उस ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है उससे उन पे इम्पैक्ट नहीं होगा? वो ट्राइबल्स हैं, हमें उनकी ज़िंदगी में छेड़छाड़ इतनी नहीं करनी चाहिए, उनको अधिकार ये दिया गया है। तो ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है इस प्रोजेक्ट के अंदर। ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बन रहा है उसको देखते समय, उसको समझते समय शुरुआत फ़िलहाल करते हैं कि कैसे 17 जून के दिन में कांग्रेस पार्टी जो है उन्होंने डिमांड किया कि ये जो क्लियरेंस ग्रांट की गई है मेगा प्रोजेक्ट को ग्रेट निकोबार आइलैंड के लिए वो एक्चुअली में यहाँ पर बैन कर देनी चाहिए या फिर उसको सस्पेंड कर देना चाहिए। क्यों ये बोल रहे हैं? वो कहते हैं क्योंकि इसमें वायलेशन हो रहा है, इसमें वायलेशन हो रहा है ड्यू प्रोसेस का, इसमें वायलेशन हो रहा है लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का। अब इनका मानना यही होता है, ड्यू प्रोसेस और लॉ एस्टैब्लिश बाय लॉ जो होता है लैंड के हिसाब से, पॉलिटी के अंदर अगर आप समझेंगे तो समझ पाएंगे कि ड्यू प्रोसेस का यही मतलब है कि अच्छे से दोबारा से ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है उसके ऊपर यहाँ पर सभी पैमानों की तरफ से सोच विचार कर लिया गया है। और जुडिशरी जो है अगर यहाँ पर लॉन्ग टर्म में हम देखें, और ये काफ़ी
ज़्यादा नुकसानदायक साबित होता है ज़्यादा जनसंख्या के लिए, ज़्यादा लोगों के लिए, तो उसको रहने दे सकती है, बिल्कुल मना कर दे सकती है, उसको नल्लीफाई कर सकती है। ये होता है। अभी अपोजिशन की तरफ से ये बोलना है, हम इसमें देखेंगे कि क्या जो वो डिमांड कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, क्या प्रोजेक्ट का सच में नुकसान जो है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। फ़िलहाल के लिए एक बार प्रोजेक्ट को समझ लेते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट जो यहाँ पर बनाया जा रहा है वो एक्चुअली में लगभग 75,000 करोड़ रुपीज़ का प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाया गया है। अब ये 75,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है उसमें हमें क्या करना है, निकोबार आइलैंड के अंदर जाकर विकास करना है। निकोबार आइलैंड जो है वो एक्चुअली में जो सदर्न मोस्ट टिप है इंडिया की, जहाँ पर आपको अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो दिखाई देता है। आर्किपेलागो क्या होता है, छोटे छोटे आइलैंड्स के समूह को हम आर्किपेलागो बोलते हैं। तो इसके अंदर हम देख पाते हैं कि अंडमान एंड निकोबार के अंदर वो एक आइलैंड है, राइट, निकोबार उसको बोलते हैं। निकोबार के जो ये पूरा का पूरा हम बात करें अंडमान एंड निकोबार में, उनमें टोटल 600 से ज़्यादा यहाँ पर आइलैंड्स है, काफ़ी ज़्यादा आइलैंड्स है। निकोबार के अंदर भी हम एक आइलैंड उसी के अंदर इसमें देखते हैं। अब जो निकोबार है वो काफ़ी हिली एरिया है, इसमें हिल्स भी है, यानी हम पहाड़ों को भी देख पाएंगे, समुद्र के अंदर आइलैंड है, रेन फॉरेस्ट भी यहाँ पर मिलता है, क्योंकि बारिश जो है इस एरिया में वो काफ़ी ज़्यादा होती है। 3,500 mm जो एनुअल रेनफॉल है वो हमें इस एरिया में दिखाई देती है, जिसकी वजह से काफ़ी डेंस फॉरेस्ट, काफ़ी जो हरा भरा हम फॉरेस्ट होता है, काफ़ी जो मतलब कि वोल्यूमिनियस जिसको बोला जा सकता है, उस जंगल को हम इस एरिया में बिल्कुल देख सकते हैं। रेन फॉरेस्ट के साथ साथ में जो बीचेस हैं उसमें भी काफ़ी सारी इंडेंजर्ड एंड इंडेमिक स्पीशीज़ रहती हैं। इंडेंजर्ड क्या होती हैं, यानी कि उनके जीवन के ऊपर खतरा है, उनको क्या माना गया है, इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंडर रखा गया है हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत। और उनको बचाने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए जो भी प्रयास किए जा सकते हैं, उनकी यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास करने की मुहिम भी चलाई गई है, वो इंडेंजर्ड है। दूसरा, एंडेमिक का तो आपको पता ही होगा कि वो केवल इसी एरिया में पाए जाते हैं। कोई भी चीज़ अगर एक पर्टिकुलर एरिया में है तो वो वहाँ पर एंडेमिक होती है। तो ऐसे ही हम स्पीशीज़ को यहाँ पर जान सकते हैं। फ़िलहाल के लिए आप स्पीशीज़ को यहाँ ज़रा ध्यान से पढ़ें, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पीशीज़ से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो निकोबार की जो सबसे फेमस स्पीशीज़ है उनमें से एक जो सबसे स्पेशल स्पीशीज़ यहाँ पर हम बोल सकते हैं, वो हम बोल सकते हैं लेदर बैक टर्टल को। तो लेदर बैक टर्टल जो है, यानी कि लेदर बैक जो कछुआ होता है, वो उसकी एक्चुअली में बैक ही इस टाइप से बनी हुई है, इसलिए वो यहाँ पर मिलते हैं। निकोबार मेगापोड यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं स्पीशीज़ में। निकोबार क्रैब ईटिंग मैक्यू हमें दिखाई देता है। इवन निकोबार ट्री श्रू भी हमें दिखाई देते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ की जो कोस्ट है उसके ऊपर मैनग्रोव्स के ट्रीज़ भी होते हैं। मैनग्रोव्स के ट्रीज़ क्या होते हैं, ज़्यादातर ये जो ट्री होते हैं मैनग्रोव्स के, ये एक्चुअली के अंदर में जो वाटर होता है वहाँ पर मिलते हैं, वाटर के आसपास ये बिल्कुल रहेंगे पानी में। और इनकी जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन में ना होकर ऊपर की तरफ उठी हुई होती है, क्योंकि उनको ऑक्सीजन लेना होता है। तो पानी में बहुत ज़्यादा सैलिनिटी होती है, नमक होता है, तो इसी वजह से क्योंकि वो वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं तो बाहर आते हैं। मैनग्रोव्स आर लाइक लंग्स फॉर द ऑक्सीजन, क्योंकि वो ज़्यादा प्रोड्यूस भी करते हैं बहुत बड़ी मात्रा के अंदर में, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आसपास के एरियाज़ के लिए। और कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा जो सिंक किया जाता है फॉरेस्ट के अंदर, वो भी किया जाता है मैनग्रोव्स के द्वारा। तो ये सब हम इसकी कोस्ट पे देखते हैं। पंडाल फॉरेस्ट हमें यहाँ से लगभग दिखाई देता है। निकोबार का जो एरिया है वो लगभग 910 स्क्वायर किलोमीटर के अंतर्गत में फैला हुआ है। अब इस हिस्ट्री को, इस ज्योग्राफी का जो हमने पूरा का पूरा वर्णन किया है वो ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। अब हम जाते हैं निकोबार के ट्राइबल कम्युनिटीज़ के ऊपर कि कौन कौन सी ऐसी ट्राइब्स है जो यहाँ पर रहती है। तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो मेनली दो ऐसी ट्राइब्स है जो ज़्यादा पाई जाती हैं। पहली जो है वो है सोमपन। सोमपन जो है यहाँ पर, इसके अंदर लगभग 250 जो मेंबर्स है वो हमें ट्राइबल ग्रुप के यहाँ पर मिलेंगे। दूसरी जो होती है उसको हम देखते हैं निकोबेरीज कम्युनिटीज़। तो निकोबेरीज जो कम्युनिटी है उसके
अंदर ज़्यादा मेंबर्स रहते हैं, ये थोड़े से बाहर निकलकर जंगल में भी रहते हैं, और जंगल से बाहर लिटिल जो निकोबार है खासकर और ग्रेट निकोबार, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो इनकी संख्या हम देखेंगे लगभग 850 से ज़्यादा है। अब शोम्पेन की अगर बात करें तो ये इंटीरियर फॉरेस्ट में रहते हैं, यानी कि जो जंगल का एरिया है, मान लीजिए ये पूरा का पूरा जंगल है यहाँ पर कोस्ट हम आइलैंड का देख पाएंगे। तो ये जो फॉरेस्ट आपको दिखाई दे रहा है और इसका जो इंटीरियर भाग है, बिल्कुल अंदर का भाग है, यहाँ पर हमें शोम्पेन दिखाई देंगे, और जो बाहरी भाग है वहाँ पर हम निकोबारीज कम्युनिटीज़ को देख पाएंगे। तो शोम्पेन जो है वो आज भी हंटिंग एंड गैदरिंग करके ही अपना जो जीवन यापन है वो कर रहे हैं, यानी कि वो आज भी शिकार करते हैं या फिर वो चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, एकत्रित करते हैं। निकोबारीज ट्राइब्स की अगर हम बात करें तो वो क्या करते हैं, उन्होंने फिशिंग वगैरह और फार्मिंग जो है वो करनी सीख चुके हैं, और वो अभी अपना जो जीवन यापन करते हैं वो या तो मछली पालन से मछली वगैरह को पकड़ के करते हैं, या फिर फार्मिंग की वजह से, कृषि की वजह से कर लेते हैं। इसके अलावा भी निकोबार में कुछ लोग रहते हैं। अब ये जो कुछ लोग रहते हैं, इनको मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं वो बेस में रहते हैं। अब इसको कहाँ से भेजा गया है, देखिए ये जो मेन लैंड इंडिया था उसमें लगभग 1968 से 1975 के बीच में इंडियन गवर्नमेंट ने निकोबार को थोड़ा सा बसाने के लिए, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए इंडिया का जो मेन लोड है, जिसमें कुछ फैमिलीज़ थी जो कि रिटायर्ड मिलिट्री सर्विसमैन की फैमिलीज़ होती थी, जिसमें पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये सारे के सारे राज्य आते थे। उनमें से लगभग यहाँ पर 350 परिवार जो थे उनको भेजा था निकोबार के ऊपर। आजकल इनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ चुकी है, और अभी भी मैं अगर आपको बता दूं तो ये जो लोग यहाँ पर रहते हैं, इनको 15 एकड़ का जो लैंड है रहने के लिए वो दिया गया था। साथ में फार्मिंग वगैरह करने के लिए भी यहाँ पर इनको ज़मीन जो है वो दी गई थी। इसी क्षेत्र के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पर छोटे छोटी जगहें बनाई गई हैं, जैसे कि गोविंद नगर, जोगिंद्र नगर, विजयनगर, लक्ष्मी नगर, गांधी नगर, शास्त्री नगर, कैम्पल बे जो है उसी में ज़्यादातर जो ये मेन लैंड से लोग पहुँचे थे यहाँ पर, उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने कैम्पल बे होता है यानी कि खाड़ी, इसी आइलैंड की जो कैम्पल नाम की खाड़ी है उसमें इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का हब भी बना दिया। तो बिल्कुल यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है, यहाँ पर लोकल ऑफिसेस बनाए गए हैं निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, यहाँ पर पंचायत्स बनाई गई है, पंचायत जो है वो भी काम करती हैं। हालांकि पॉपुलेशन कम है, हालांकि जनसंख्या कम है, लेकिन सीजनली भी अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का माइग्रेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। जब जो फिशर फोक होते हैं तमिलनाडु जैसी जगहों से, या फिर हम देख पाते हैं कुछ लेबरर को जो कंस्ट्रक्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं, तो वो कुछ समय के लिए यहाँ पर आकर रहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर थे वो 2004 के सुनामी के बाद में उन्होंने ज़्यादा आना इस एरिया में शुरुआत कर दी थी। उसके बाद में वो वहाँ पर ज़्यादा आते थे, वहाँ पर काम करते थे। पॉपुलेशन आज अगर ओवरऑल बात करें तो आइलैंड पे टोटल 6000 लोग फ़िलहाल रह रहे हैं। इतनी आइलैंड की आज के समय पे पॉपुलेशन है। अब नीति आयोग का जो प्रोजेक्ट है वो मैं फिर से बता दूं कि यहाँ पर 72,000 करोड़ का हम यहाँ पर देख पाते हैं। इस प्रोजेक्ट को मार्च 2021 में ही इसको लेकर आया गया था, और इसको बोला जाता है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड एट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो इसकी पूरे के पूरे नाम ये रखा गया। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया गया है वो दिया गया है 3 चीज़ों के ऊपर। क्या है? पहला तो है कि यहाँ पर एक पोर्ट बनाया जाएगा, एक ऐसा पोर्ट बनाया जाएगा ताकि जो अंडमान और निकोबार का आइलैंड है वो वर्ल्ड के जो बिजिएस्ट हम देख पाते हैं कि रूट है यहाँ पर मैरीटाइम का रूट, उससे ये कनेक्ट कर पाएगा। उससे कनेक्ट करेगा तो इंडिया की जो इकोनॉमी है खासकर जो आइलैंड की है उसमें मदद हो पाएगी। यहाँ पर कुछ शिप जो होंगे वो रुका करेंगे, यहाँ से ट्रेड हो पाएगा, तो ये सारी सुविधाएं बन पाएगी। दूसरा जो इसमें पार्ट लिया गया है वो बनाया गया है एयरपोर्ट का, यानी कि यहाँ पर एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं। अब एयरपोर्ट बनाएंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो देश विदेश से, नेशनल इंटरनेशनल से जो यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए लोग आएंगे उससे यहाँ पर टूरिज़्म
प्रमोट होगा। तो शिप्स वगैरह से ना आते हुए डायरेक्टली आप एयरपोर्ट से फ़्लाइट से यहाँ पर आ पाएंगे, जिससे टूरिज़्म प्रमोट होगा। अगेन ये जो है ये मालदीव्स के बाद से, कंट्रोवर्सी के बाद से हम ज़्यादा इसको समझ पाते हैं कि इसकी तरफ टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए ध्यान जो है वो ज़्यादा किया गया है, और एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए भी यहाँ पर बात की जा रही है कि सस्टेनेबल टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए भरपूर कोशिश जो है नीति आयोग और सरकार दोनों ही मिलकर करने वाली है। अब तीसरा जो यहाँ पर प्रोजेक्ट किया गया है वो हम देखते हैं कि प्रेजेंट के लिए एक जो पोर्ट है वो उसको बनाने के लिए भी 1970s से ही बात चल रही थी। ऐसा नहीं है कि अभी इसकी जो पोर्ट की शुरुआत हो रही है। उस समय पे जो ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती थी, आज के समय पे जो इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानी जाती है, उसने भी ये बोला था कि अगर यहाँ पर एक पोर्ट बना दिया जाता है तो वो टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडीज़ के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमें ठीक दिखाई देता है कि इससे जो वर्ल्ड का बिजिएस्ट इंटरनेशनल सी रूट है मलक्का स्ट्रेट से जो होता है, जो कि हम देखते हैं श्रीलंका और इंडिया के बीच में ही है, तो हम देख पाते हैं कि उससे इससे ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड के अंदर जो पार्टिसिपेशन होगा इंडिया की तरफ से वो बढ़ जाएगा। अब फिर ये अपोजिशन क्यों है? इतना सारे फ़ायदे हमने देख लिए प्रोजेक्ट से, यहाँ पर तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो अपोजिशन फिर से आ जाता है वही कारणों से। एक जो सबसे बड़ा कारण है वो है एनवायरनमेंट का कारण, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए माना जा रहा है कि लगभग 10 लाख पेड़ ऐसे होंगे जिनको काटा जाएगा। सो अगेन ये एक प्रॉब्लम है कि कुछ तो ऐसी स्पीशीज़ हैं ट्रीज़ की जो केवल और केवल यहीं पर बन सकती है, उनको आप काट रहे हो। सो अगेन इट इज़ वेरी बैड। सेकेंड जो यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है वो हो रहा है अगेन ट्राइब्स ग्रुप के राइट्स को लेकर के। कुछ प्रोजेक्ट्स के ऐसे एरिया है जो ट्राइब्स पीपल जो यहाँ पर रहते हैं उनके एरिया से होकर वो बन रहा है, तो हो सकता है कि उनको इतना जो अपना जीवन है वो बाहर वाली दुनिया से बिल्कुल कटे हुए हैं, वो अपना पूरा जीवन जो परंपरागत तरीके होते हैं उनसे जीते हैं, तो उनके साथ में ये छेड़खानी ठीक नहीं होगी। यही दो प्रॉब्लम है जिनकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा जो प्रोटेस्ट है वो हो रहा है। थर्डली अगर हम देखें तो इवन गवर्नमेंट ने भी अपना एक नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान जो है उसको यहाँ पर पहले इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें हम देख पाते हैं कि जो गालाथिया बे है वो मरीन टर्टल हैबिटेट है इंडिया के अंदर, और गालाथिया बे कहाँ पर है? ये निकोबार के अंदर है। फिर हम देखते हैं कि इसी प्रोजेक्ट में गालाथिया बे के अंदर भी यहाँ पर डेवलपमेंट करने की बात हो रही है, पेड़ों को काटने की बात हो रही है, तो जिससे जो टर्टल हैबिटेट ऑफ इंडिया है उसमें भी नुकसान यहाँ पर हो सकता है। ख़ास करके जो जाइंट लेदर बैक टर्टल है, जो कि दोनों ही स्पीशीज़ हम देख पाते हैं कि यहाँ पर निकोबार मेगापोड एंड जाइंट नेक लेदर बैक टर्टल को इंडिया के शेड्यूल 1 में रखा गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के, जो कि है जिसका मतलब ही ये होता है कि इनको हाईएस्ट लेवल की प्रोटेक्शन जो है वो मिलनी चाहिए यहाँ पर। फ़िलहाल के लिए देखेंगे कि इस पे हमारा जो रिज़ल्ट आता है गवर्नमेंट की तरफ से भी या कोर्ट की तरफ से भी, उस पर हम फिर से चर्चा करेंगे। अभी के लिए हमने प्रोजेक्ट को समझ लिया है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, पूरा मेंस रेडी इस हिसाब से हम यहाँ पर हो चुके हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि वाई द सक्सेस ऑफ चाइना सैंपल रिटर्न लूनर मिशन मैटर्स। अभी आर्टिकल ऑलरेडी आप लोगों को सुनते सुनते समझ में आ गया होगा कि जीएस पेपर 3 के अंदर जो साइंस एंड टेक हमें पढ़ना होता है उसके अंदर भी जो स्पेस टेक्नोलॉजी यहाँ पर आती है, उसके लिए हमें क्या करना है, इस पूरे आर्टिकल को समझना है, जानना है कि चाइना की तरफ से जो अभी मिशन गया था मून के ऊपर, जो मून के सैंपल को लेकर आया है और सक्सेसफुल यहाँ पर हो चुका है। जून 1 को वो मिशन जो है वो वहाँ पर गया था, 2 दिन उसने वहाँ पर रहा, मून के ऊपर वो रहता और वो मून की उस तरफ गया, उस साइड पे गया जो हमें अर्थ पे कभी भी दिखाई नहीं देती है, तो फार साइड उसको बोला जाता है। अब बड़े इत्तेफाक की बात है कि ये फार साइड वाला क्वेश्चन जो था वो मैंने आप लोगों को कल ही करवाया था, क्योंकि हम ऑलरेडी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ऐसा ही होता है, आप जो सब्जेक्ट पढ़ें उसको न्यूज़पेपर के साथ में कनेक्ट करते हुए चले। तो कल क्योंकि मैंने क्वेश्चन को समझाया था, तो आज आप लोगों के लिए यही सवाल है, कमेंट में इसका जवाब दीजिए कि हमें अर्थ से जो मून होता है उसकी केवल हर समय एक ही साइड क्यों दिखाई देती है। तो इसका आंसर मुझे चाहिए आप लोगों से। फिलहाल ये जो आर्टिकल है इसको समझते हैं।
देखिए अभी जो चाइना का मिशन है ये एक लूनर मिशन था, लूनर यानी कि मून से रिलेटेड। ये जो लूनर मिशन है इसके अंदर हम देखते हैं इसका जो नाम होता है वो होता है चैंग 6। तो चैंग 6 क्योंकि इससे पहले 5 और चैंग जो थे वो मिशन ऑलरेडी हो चुके हैं जो कि मून के ऊपर ही गए थे। ये वर्ल्ड का फिलहाल एक ऐसा पहला स्पेसक्राफ्ट बन चुका है जो मून के फार साइड से क्या लेकर आया है, हमारे लिए सैंपल लेकर आया है। इसमें हम देखते हैं कि लगभग 22 किलो लूनर सरफेस सैंपल मटेरियल ये लेकर आया है, जिसमें 50 रॉक हैं अर्थ के ऊपर ये लेकर आया है और इसके अंदर काफ़ी सारी मिट्टी भी है। तो हम देखना चाहते हैं कि जो मून है और उसके जो भाग दो अगर हम बना देते हैं, एक भाग जो हमें हमेशा दिखाई देता है, एक जो हमें दिखाई नहीं देता है, तो इनके जब हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो इसके स्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। यहाँ की मिट्टी में फ़र्क है, यहाँ के एटमॉस्फेयर तो मैं नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन जो ज्योग्राफी है, जो लैंडस्केप है, उसमें इतना डिफरेंट क्यों है, इतनी ज़्यादा फ़र्क हमें क्यों दिखाई देता है, वही हम यहाँ पर अर्थ के ऊपर आकर ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अब ये जो हमें अर्थ पे लाने की आवश्यकता क्यों हो रही है, ये तो स्पेस में भी स्टडी किए जा सकते थे ना, वहाँ पर मिट्टी ही तो पड़नी थी। लेकिन इसका रीज़न ये है कि स्पेस में जो हम जिस टेक्नोलॉजी की मदद से इनको समझने की कोशिश करते हैं उसके एक्यूरेट होने पर सवाल उठ जाते हैं। तो इसी वजह से ये है कि अब जब अर्थ के ऊपर इसको लाया गया है तो जो रिसर्चर्स होंगे वो ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा बेहतर तरीके से इसके ऊपर काम कर पाएंगे। इसी वजह से जो ये पूरा का पूरा मिशन था वो किया गया था। चाइना की वजह से सक्सेसफुल ये मिशन बिल्कुल रहा है। लूनर मिशन की बात करें तो क्या ये पहली बार लूनर जो मून के ऊपर सैंपल होते हैं वो अर्थ पे लेके आया है? मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है, ये फार साइड से दूसरी तरफ से पहली बार लेकर आया है। इससे पहले जो मून से सैंपल हैं वो जुलाई 1969 में ही लाए जा चुके हैं, जो कि लाए गए थे यूएस के अपोलो 11 मिशन के द्वारा। उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो लूनर सरफेस के ऊपर से मटेरियल था वो लेकर आया गया था, उसमें रॉक्स थे। फिर हम देखते हैं कि 1970 के अंदर ही, अब यहाँ पर कुछ शब्द को आपको याद करते जाना है, जैसे कि 1969 के अंदर हमने देखा कि कैसे अपोलो मिशन जो 11 था, जो कि क्या है, एक मून मिशन है, राइट। तो मून मिशन क्या था, यूएस की तरफ से अपोलो मिशन होता है। फिर हम देखते हैं लूना मिशन को। अब लूना मिशन जो था वो भी एक मून के ऊपर भेजा गया मिशन है, लेकिन ये मिशन भेजा गया था रशिया के द्वारा। तो उस समय पे क्योंकि रशिया ना होकर सोवियत यूनियन होता था, तो ये सोवियत लूना इसको बोला जाता था, जिसमें जो उसका 16वां मिशन था वो पहली बार रोबोटिक सैंपल जो है वो अर्थ के ऊपर लेकर आया था। चैंग जो है चाइना के द्वारा मिशन है जो कि मून के ऊपर भेजा गया था। इवन चैंग 5 जो था, ये चैंग 6th मिशन था। चैंग 5th जो मिशन था वो भी यहाँ पर 2 kg लूनर सोयल जो था वो लेकर आया था दिसंबर 2020 के अंदर। अब क्या हम भी ऐसा कुछ कर लाए हैं? तो हमारा जो मिशन है चंद्रयान 3, उसमें भी हमने देखा कि हमारी तरफ से भी यहाँ पर क्या किया गया है, कुछ सरफेस से मिट्टी को लेकर आया गया था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट मिशन है वर्ल्ड के, जिसमें लूना मिशन आ जाता है रशिया की तरफ से, चैंग मिशन आ जाता है चाइना की तरफ से, अपोलो मिशन आता है यूएस की तरफ से, और चंद्रयान मिशन हम देख पाते हैं इंडिया की तरफ से। इनको आपको याद रखना है, प्रीलिम्स में ऐसे सवालों में आपको उलझा सकते हैं कि कौन से ऐसे मिशंस हैं जो कि केवल और केवल मून के लिए भेजे गए हैं। आगे बढ़ के समझते हैं इससे अलग कि चंद्रयान इंडिया अब और क्या सोच रहा है। इवन इंडिया का जो चंद्रयान 4 मिशन है वो फिलहाल अंडर डेवलपमेंट है। कौन बना रहा है? इसरो बना रहा है। इंडिया की जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी यही काम है कि वो भी सैंपल रिटर्न मिशन अभी बनाने वाले हैं कि जब चंद्रयान 4 जाएगा तो वो भी यहाँ पर क्या लेकर आएगा, वहाँ से मिट्टी वगैरह जो सैंपल वगैरह उसको लेकर आएगा। चंद्रयान 3 जो है वो भी यहाँ पर 600 किलोमीटर साउथ पोल के ऊपर मून के ऊपर लैंड किया था। और चलिए उसको भी जरा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, राइट। लेकिन उसको रिवाइज करने से पहले एक बार ये बता दूं कि ये सैंपल लाने इतने इम्पोर्टेंट क्या, और लूनर सैंपल जो लेकर आया है चैंग सिंग वो क्या क्या रिवील कर सकता है।
देखिए फ़िलहाल के लिए तो यही एक मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे जो फार साइड है मून की, उसका जो क्रस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा थिक है, मोटा है। आज मैंने आप लोगों को जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ने को दिया था। इंटीरियर ऑफ अर्थ में आप लोगों ने समझा होगा कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो अलग अलग भागों में बटे हुए हैं। ये सपोज़ कीजिए हम यहाँ पर अर्थ की ही बात कर रहे हैं। अगर अर्थ को ही मैं भागों में बांटूं तो यहाँ पर आप ओशन को मान लीजिए, यहाँ पर पहाड़ों को मान लेते हैं, ज़्यादा बड़े पहाड़ बन गए हैं शायद, इतना बहुत होता है, फिर ओशन को मान लेते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है वो होता है हमारा क्रस्ट। उसके जब नीचे जाएंगे तो हम मेंटल के अंदर पहुँचेंगे, उसके नीचे ऊपर अपर मेंटल होगा, लोअर मेंटल होगा, फिर अब हमारा जो अपर कोर है वो आ जाएगा, फिर हम देख पाएंगे इनर कोर को। तो ये आउटर कोर और इनर कोर को भी हम देख पाते हैं। तो अर्थ जिस तरीके से बटी हुई है वैसे ही जो और हमारे प्लैनेट्स हैं वो उसको भी हम अलग अलग पार्ट में बांट सकते हैं। क्रस्ट का मतलब यानी कि आपके जो ज़मीन का सबसे ऊपर का भाग है, जैसे अर्थ का जो क्रस्ट है वो कैसा होता है, हम देख सकते हैं वो 7 किलोमीटर से लगभग यहाँ पर 70 किलोमीटर तक का होता है, क्योंकि ओशन का जो क्रस्ट है वो पतला होता है अर्थ के ऊपर, और जो पहाड़ों का क्रस्ट होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसी वजह से हम देख पाएंगे कि क्रस्ट की जो वेरिएशन है वो हमें दिखाई देती है। ऐसे ही हमारा जो मून है, जो कि कभी एक एस्टेरॉयड जब अर्थ से टकराता है और उसकी वजह से अर्थ का कुछ भाग टूट कर, यहाँ पर एस्टेरॉयड का भाग टूट कर डेब्रीज बन जाती हैं, और वो डेब्रीज जब इकट्ठी होकर अर्थ की ग्रेविटी की वजह से अर्थ के चारों तरफ घूमने लग जाती हैं, और वो जब इकट्ठी होती है तो मून का शेप वो ले लेती है। तो जब वो इकट्ठी होकर मून बनती है तो उसका भी क्रस्ट होगा, उसका भी कोर होगा, राइट। यही हमें समझना। तो इससे यही बात पता लगानी है कि एक्चुअली में इतना डिफरेंस यहाँ पर है क्यों। इसके अलावा चलिए ज़रा ध्यान से एक बार हमारा रिवीजन करते हैं चंद्रयान की तरफ। चंद्रयान प्रोग्राम जो था वो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2003 के अंदर हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके द्वारा 15 अगस्त को क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। तो पहला हमारा मून मिशन वो होने वाला था। हमारी हिस्ट्री बैक जाती है 2003 के अंदर। फिर 2008 में चंद्रयान 1 को लॉन्च किया जाता है श्रीहरिकोटा जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। 2008 में ही चंद्रयान 1 जो है वो अपनी जो ट्रांसफ़र था उसका ट्रेजेक्ट्री जो थी, ट्रेजेक्ट्री क्या होती है कि आपका रास्ता क्या होने वाला है, हम हमारे मिशंस को कैसे भेजते हैं। ये अर्थ है तो धीरे धीरे पहले अर्थ से यहाँ पर उठाएंगे, फिर अर्थ के ही ऑर्बिट में वो जो हमारे होते हैं वो घूमते रहते हैं, और उसके बाद अर्थ की ग्रेविटी को पार करके जब वो बाहर निकलता है तो ये पूरा जितना समय लेगा ये उसकी ट्रेजेक्ट्री होती है, ये उसका एक्चुअली में कि वो कहाँ कहाँ से जा रहा है उसको समझने का हमारा तरीका होता है। फिर 2008 में ही हम देखते हैं कि चंद्रयान 1 जो था वो मून इम्पैक्ट प्रोब इजेक्ट करता है अपने अंदर से, और वो लूनर के सरफेस के ऊपर क्लोज होते ही क्रैश हो जाता है। खैर हमने फिर भी वहाँ पर काफ़ी कुछ सीखा। हम एक ऐसे देश बने जिसने पहली बार ये पता लगाया चंद्रयान 1 की मदद से कि मून के ऊपर वाटर के मॉलिक्यूल है, पानी होता है। उससे पहले हम देखते हैं कि अपोलो 11 तो 1969 में ही जा चुका था। उसके बाद भी अपोलो यूएस के द्वारा मिशन काफ़ी सारे मून पे करवाए गए, लेकिन उनको भी इस बात का नहीं पता था कि मून के ऊपर वाटर है। और इसरो और इंडिया पहली ऐसी कंट्री बन जाती है जो दुनिया की आंखें खोल देती है। 2009 में हम देखते हैं कि चंद्रयान 1 जो था वो एंड हो जाता है। 2003 में अनाउंसमेंट होती है, 2008 से 2009 तक लगातार ये जो मिशन है हमारा चलता है। 2019 में एग्जैक्टली 10 साल के बाद हम देखते हैं यहाँ पर चंद्रयान 2 को लॉन्च किया जाता है। प्लेस वही रहता है श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से। 2019 में ही हम देखते हैं कि चंद्रयान जो है वो लूनर ऑर्बिट के अंदर एंट्री करता है, और 2019 के अंदर सितंबर तक पहुंचते पहुंचते जब वो लगभग 100 किलोमीटर लूनर पोलर ऑर्बिट से रह जाता है तो हमने जो विक्रम लैंडर बनाया गया था वो डी अटैच हो जाता है हमारे रॉकेट से, हमारे चंद्रयान से,
और लैंडर जो है वो मून के सरफेस के ऊपर सिर्फ 2.1 किलोमीटर पहले ही अपना जो कनेक्शन है वो हम खो देते हैं। तो ये मिशन हमारा इतना सक्सेसफुल नहीं रहता है। हालांकि हमारा जो रोवर बनाया गया था वो ऑर्बिट मून के अराउंड करता रहता है। तो खैर 2019 में जुलाई से लेकर सितंबर तक इस मिशन पे हम काम करते हैं। अब 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को यहाँ पर लॉन्च किया जाता है, अगेन सेम सतीश धवन स्पेस सेंटर से। चंद्रयान 3 जो है वो सक्सेसफुल रहता है, वापस लेकर आता है लूनर सोइल को। 2023 में ही हम इसमें समझ पाते हैं, देख पाते हैं। ये अभी तक की हमारी मून जो हिस्ट्री है वो रहती है। चंद्रयान 3 की अभी बात करें तो क्योंकि ये बहुत रिसेंट हमारा हम देखते हैं कि एक मिशन है, तो इससे सवाल आने मेंस में भी बिल्कुल आ सकते हैं और ये प्रीलिम्स में भी इससे जो सवाल हैं उनकी आकांक्षाएं बनी ही रह सकती हैं कि आ सकते हैं। तो इसके बारे में ज़रा दोबारा देख लेते हैं। चंद्रयान 3 की बात करें तो इसके अंदर जो लैंडर मॉड्यूल है वो लगभग 1752 kg का है। इसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल भी लगा हुआ है जो कि यहाँ पर 2000 kg से ज़्यादा का है। इसके अलावा जो इसका लॉन्च व्हीकल है वो यहाँ पर LV-M3 और M4 लॉन्च व्हीकल का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो लॉन्च व्हीकल का आप लोगों को नाम याद रखना है। GCLV जैसे होते हैं, LVM जो होते हैं ये फास्ट होते हैं, थोड़ा छोटा इनका साइज़ है एज़ कम्पेयर टू GCLV जो यहाँ पर बनाया गया है लॉन्च व्हीकल। हाइट की बात करें तो ये 43 मीटर इसकी पूरी की पूरी हाइट थी। इसमें मास यानी कि वजन करें तो ये 642 टन का टोटल इसका वेट था। इसके अंदर एक S-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स भी बनाए गए थे। अब बूस्टर्स क्या होते हैं, जो रॉकेट को थोड़ा सा और ज़्यादा ऊंचा उड़ाने में, दूर जो है उसको ले जाने में मदद करते हैं। तो जो साइड में आप देख पा रहे हैं क्या है, बूस्टर्स यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके अलावा लिक्विड 110 लिक्विड स्टेज जो इंजन है वो भी इसके अंदर लगा हुआ था। हम देखते हैं रोवर जो है वो एक 6 व्हील का रोबोटिक व्हीकल बनाया गया था। इसमें रोबोट है और इसके नीचे यहाँ पर 6 हम पहिए भी देख पाते हैं। इसमें हमें देखना था कि इसका वेट जो है 26 kg था, पावर भी हम इसमें 26 kg देख पाते हैं। और इसकी जो लाइफ थी, जो एक दिन होता है मून के ऊपर जो कि अर्थ के 14 डेज़ के बराबर होता है, उतनी ही इसकी जो लाइफ थी वो थी कि वो उतने समय तक यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि कैसे जब ये उड़ता है यहाँ से तो धीरे धीरे सारे अपने जो पार्ट्स हैं आकाश में पहुँचते हैं, स्पेस में पहुँचते हैं, उनको छोड़ देता है। फिर जो ये लैंडर और रोवर है वो एक दूसरे से अलग होते हैं। धीरे धीरे जो ये रोवर है वो यहाँ पर लैंड करता है और उसमें से रोवर जो है वो बाहर निकल जाता है और अपना काम करता है। चंद्रयान 3 की फिर से बात करें तो 14 जुलाई को इसको लॉन्च किया गया था। 15 से 25 जुलाई तक ये अपनी जो ऑर्बिट है अर्थ के अराउंड में उसको कंप्लीट करता है, काफ़ी बार ऑर्बिट करता है। यानी जब आप एक प्लैनेट के चारों तरफ घूमते हैं तो उसको ऑर्बिट बोला जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं अगस्त 1 का वो दिन था जिस दिन ये ट्रांस लूनर ऑर्बिट के अंदर एंट्री कर जाता है कि अब ये मून के ऑर्बिट में चला जाएगा। अगस्त 6 से अगस्त 16 तक चंद्रयान 3 जो था वो उसकी जो ऑर्बिट की शक्ति थी वो धीरे धीरे हम कम करते हैं। पहले ये 170 किलोमीटर मल्टीप्लाई में 13 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा था। फिर हम इसको 153 मल्टीप्लाई करके 163 किलोमीटर से कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, ताकि ज़्यादा पावर से ये क्रैश ना हो जाए। बहुत आराम से हमें इसको मून के ऊपर लैंड करवाना था। ये हमारा पूरा का पूरा जो हमारा चंद्रयान हुआ था उसके बारे में डिटेल्स थी। फ़िलहाल इसके अंदर कुछ हमारे पास अदर चीज़ें हैं जो याद रखने के लायक हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि हैं इसके पेलोड्स, लैंडर के जो पेलोड्स थे। इसके अंदर एक राम्बा LP था जो कि लेगमुइर प्रोब था, जिसका काम था कि उसको सरफेस के ऊपर जो प्लाज्मा है यानी कि आयंस और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो टाइम के समय के साथ डेंसिटी में चेंज हो जाते हैं, तो उनको इसे क्या करना था, मेजर करना था पेलोड के साथ में। फिर इसके अंदर एक सिस्टम लगाया गया था जो कि था कैस्ट के नाम से। अब ये कैस्ट क्या है, इसका मतलब था चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। इसका काम था कि इसको मापन करना है जो थर्मल प्रॉपर्टीज़ है लूनर सरफेस की पोलर रीजन के पास में, उन सबको। तो ये आप लोगों को टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल की गई है ये याद रखनी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से।
नेक्स्ट इसमें लगा हुआ था इल्सा। इल्सा यानी कि इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी। इसका काम था कि जो सेस्मिसिटी होती है लैंडसाइड के साथ में, जो सेस्मिक रेज निकलती है, वेव्स निकलती हैं, उनको इसको समझना है, मेजर करना है, ताकि हम लूनर का जो मून है उसके क्रस्ट और मेंटल को समझ पाए। सेस्मिक से ज़रा ध्यान दीजिए, हम अर्थक्वेक को कैसे मापते हैं? अर्थक्वेक को हम मापते हैं जो सेस्मोग्राफ होता है उसके ऊपर। सेस्मो यानी कि अर्थक्वेक जब भी आएगा वो मेंटल या फिर कहाँ से निकलता है? क्रस्ट से निकलता है, और उसमें से वेव्स निकलती हैं, गोल गोल वेव्स निकलती हैं। इसमें 3 तरीके की वेव्स होती हैं, प्राइमरी होती है, सेकेंडरी वेव्स को हम देख पाएंगे फिर हम सरफेस वेव्स को इसमें देख पाते हैं। कुछ ऐसी वेव्स जो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे घूमेंगी, कुछ ऐसी हैं जो लिक्विड से भी निकल जाएंगी, और जो एटमॉस्फेयर है गैस में वहाँ से भी निकल जाएंगी, कोर से भी निकल जाती है। तो ये सेस्मिक वेव्स होती हैं जिससे हमें क्रस्ट के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है, अंदर क्या है पृथ्वी के वो हमें समझ में आता है। तो इल्सा का काम था कि ये जाकर मून का क्रस्ट और मेंटल कैसा है उसको यहाँ पर समझ सके। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं जो कि है रोवर के अंदर। अभी हम रोवर पेलोड्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें था APS-XS। एपेक्स क्या था? ये था अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जिसके अंदर इसका काम था कि जो एलिमेंटल कंपोजिशन है जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, टाइटेनियम, ये सब जो हमें लूनर की सोइल के अंदर मिल सकता है, मून की मिट्टी के अंदर मिल सकता है या उसके रॉक के अंदर मिल सकता है, उसका पता लगाने का काम था इसका, ताकि रिसोर्सेज के ऊपर काम हो सके। फिर एक इसमें जो इंस्ट्रूमेंट था वो था लिबस के नाम से। लिबस यानी कि लेज़र इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, यानी कि इसका काम था अगेन केमिकल कंपोजिशन को समझने का, माइक्रो लेवल पर जाकर जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है लूनर के सरफेस को उसको बढ़ाने की। फिर प्रोपल्यूजन मॉड्यूल के अंदर भी एक पेलोड लगाया गया था, एक जो इंस्ट्रूमेंट है उसको डाला गया था जो कि जाना जाता है शेप के नाम से। शेप यानी कि स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ द हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। इसका मतलब था कि इसको एक्सपेरिमेंट करना है ये जानने के लिए कि जो प्लैनेट अर्थ है उसके आसपास के अंदर जो नियर इंफ्रा वेवलेंथ रेंज होती है जो इसको हैबिटेबल प्लैनेट बनाती है उसका कारण क्या है। तो ये रीज़न जानने के लिए शेप को इसके अंदर इंक्लूड किया गया था। फ़िलहाल आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो उससे रिलेटेड हमने रिवाइज़ कर ली हैं। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि हमें दिखाई देता है यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल के लिए। अब ये क्या बात हो रही है यहाँ पर देखिए, इंडिया और जो फिलीपींस है वो एक दूसरे को रीडिस्कवर कर रहे हैं, ये बोला गया है हमारे जो अनवई हैं फिलीपींस के उनके द्वारा। अब ये क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि अभी इंडिया से जो पहली ऐसी कंट्री बनी है जिसने ब्रह्मोस जो मिसाइल है उसको ख़रीदा है वो बनी है फिलीपींस। इनका ऑर्डर जो था वो हमने पहले ही ऑलरेडी कवर कर दिया है। इसी साल में हम देखते हैं कि 2022 के अंदर फिलीपींस ने हमसे लगभग $375 मिलियन की डील की थी जिसमें हमें उनको ब्रह्मोस मिसाइल देने थे। और ये हमने क्योंकि हमारा पहला जो बैच है वो ऑलरेडी हम दे चुके हैं तो उसके बाद में फिलीपींस काफ़ी खुश है, बता रहा है कि इंडिया और जो फिलीपींस के रिश्ते हैं वो डिफेंस के माध्यम से कितने अच्छे बने हुए हैं। हमेशा इंडिया जो है वो मदद करता है फिलीपींस की इन द टर्म ऑफ डिफेंस या फिर वेपन्स के साथ में। इवन इंडिया की तरफ से देखें तो ये इंडिया का भी एक विजिबल एक ऐसा चेहरा दिखा रहा है जिसमें इंडिया जो आज तक हमारे जो डिफेंस और वेपन्स होते थे उनको इंपोर्ट करवाता था, इंडिया के अंदर लेकर आता था, अब वो कंट्री आत्मनिर्भर बन के एक्सपोर्ट करने लगी है। अब वो अपनी इतनी काबिल हो गई है कि अपने खुद इंडिजीनियस लेवल पर अपने घर में ही वेपन्स को बनाए, अपने घर में ही डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ को बनाए और उनको दूसरे देशों तक बेच सके। खैर ये जो मिसाइल है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जीएस पेपर 3 में हम देख पाएंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स में क्योंकि साइंस एंड टेक से 2 या 3 सवाल तो आते ही हैं, तो इसी वजह से हम इसको क्या करेंगे ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। अब बात करें तो सबसे पहले क्योंकि ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है तो मैं आपको सुपरसोनिक एक्चुअली में टेक्नोलॉजी होती क्या है उससे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि साउंड की स्पीड क्या होती है। 1 घंटे में जो साउंड होता है वो लगभग 1225 किलोमीटर तक पहुँच सकता है, तो उसको 1 आवर लगेगा इतना पहुँचने में।
सबसोनिक की बात करें तो सबसोनिक क्या होता है, 980 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर पहुँच पाता है। ट्रांससोनिक होता है जो 980 से लेकर 1470 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच पाए, इतनी स्पीड उसकी होती है। फिर सुपरसोनिक उसके बाद आता है जो कि 1470 से लेकर 6126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पर पहुँच सकता है। तो साउंड से आप देखिए कितना ज़्यादा ये स्पीड में चला जाता है। उसके बाद आता है हाइपरसोनिक, और ज़्यादा तेज। ये सारे के सारे जो सोनिक्स है वो साउंड की तरह ही हम देख पाते हैं, स्पीड से रिलेटेड है। हाइपरसोनिक जो होता है वो 6126 से 12251 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, और उससे जो हाईएस्ट होता है वो होता है हाइपरसोनिक, जो कि लगभग 12251 से 30626 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पर कोई भी चीज़ को भेज सकता है। तो हमारी जो मिसाइल है वो क्या है, क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक यहाँ पर मिसाइल है जो काफ़ी तेज है, जो आवाज़ होती है, जो आपका साउंड होता है, उसकी गति से भी हम देख पाते हैं कि कैसे ये 1 से 1.5 गुना तक यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सुपरसोनिक का यही मतलब है कि ट्रैवल कर सकता है स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा, अगर इसको मैश नंबर्स के अंदर इसकी रेंज को मेज़र किया जाए तो ये जो सोनिक अब आप समझ चुके होंगे, आई होप आप सब समझ चुके होंगे कि साउंड क्या होता है, सबसोनिक, ट्रांससोनिक, फिर आता है सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक। अब ये मैश नंबर क्या है, मैश नंबर का मतलब होता है कि एक ऐसा रेशो जिसके अंदर हमें जो स्पीड ऑफ साउंड है उसकी स्पीड को ही मापा जाता है। तो जैसे 0.8, 1.55, ये सब हमारे होते हैं मैश नंबर। ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि इसका डायमेंशन क्या है, फिजिकली आप इसको देख नहीं सकते हो, तो इसी वजह से इसके कुछ डायमेंशन हम लाते नहीं हैं। खैर फिलहाल वापस आते हैं ब्रह्मोस के ऊपर। ब्रह्मोस के ऊपर आप देख पाएंगे कि कैसे यहाँ पर मिसाइल पे 2 फ्लैग्स को लगाया गया है। अभी ये एक जगह पर तो इंडिया का फ्लैग है, हमें आराम से समझ में आ रहा है। दूसरा जो फ्लैग है, अगर कुछ लोग जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूँ, ये फ्लैग है रशिया का। हमारी मिसाइल में, जो कि मैं कह रही हूँ कि इंडिजियसली बनाई गई है, इंडिया में बनाई गई, तो उस पर रशिया का फ्लैग क्यों होगा? इसका रीज़न है क्योंकि ये एक जॉइंट वेंचर है। इंडिया और रशिया दोनों एक साथ मिलकर इस मिसाइल को यहाँ पर बना रहे थे, इसी वजह से ये जॉइंट वेंचर जो है बनाया गया है। हिस्ट्री की बात करें तो 1993 के अंदर एक इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो लेकर आया जाता है इंडिया के अंदर। 1998 में रशियन एंड इंडियन गवर्नमेंट एक अग्रीमेंट साइन करती हैं कि हम एक ऐसी जो मिसाइल होगी उसको बनाएंगे। तो काफ़ी पुराना इसका हिस्ट्री जो है वो हम देख पाते हैं। आगे बढ़ते हैं, 2001 में पहला लॉन्च किया जाता है यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल का। 2030 में जो पहले टेस्ट हुए थे उसको शिप से किया जाता है। 2008 में ब्रह्मोस को इंडियन एयरफोर्स के अंदर इंटीग्रेट कर दिया जाता है कि हाँ अब इसको आप कैपेबली आराम से चला सकते हैं। लेकिन एक क्रूज़ मिसाइल है क्या? देखिए, एक क्रूज़ मिसाइल जो होती है बेसिकली उसका मतलब होता है कि एक स्मॉल पायलट लेस एयरप्लेन है, यानी एक तो ये छोटा होगा जितना नॉर्मली हवा में आपने एयरप्लेन को उड़ते हुए देखा होगा। दूसरी बात होती है कि इसमें कोई पायलट नहीं होगा, ये खुद से इंटेलिजेंट इतनी होती है कि ये ऊपर जाएगी, इसके अंदर एक टारगेट जो होगा उसको फिक्स कर दिया जाएगा और ये उसी टारगेट पर जाकर उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। तो इसमें खुद पायलट नहीं होता है क्योंकि खुद भी डिस्ट्रॉय जो है इसमें से निकलता है वो हो जाता है, तो इसी वजह से इसको पायलटलेस रखा गया है। क्रूज़ मिसाइल जो होती हैं वो लगभग 8.5 फीट की होती हैं, यानी कि मीटर्स में देखें तो 2.5 मीटर से ज़्यादा 2.16 मीटर। विंग स्पैन इनके जो होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। पावर जो इनमें आती है वो टर्बोफैन इंजन की वजह से आती है कि वो टर्ब करता है, ऐसे घूमता रहता है और ये 5000 से 1000 माइल तक उड़ सकती हैं, फ्लाई कर सकती हैं, यानी 805 से लगभग 1610 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ये जा सकती हैं। अब अगर मैं आगे बात करूँ तो ब्रह्मास जो है वो एक शॉर्ट रेंज रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये सुपरसोनिक है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ है एज़ कम्पेयर टू साउंड। इसको लॉन्च किया जा सकता है सबमरीन से भी, शिप से भी, एयरक्राफ्ट से भी, लैंड से भी। तो ये ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको एक ही जगह से इसको लॉन्च करना होगा, नहीं, अलग अलग जगह से भी आप इसको लॉन्च जो है वो कर सकते हैं। और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है जो वर्ल्ड में इसको काफ़ी ज़्यादा यूनिक बना देती है, अलग बना देती है।
अलग बात करें तो अगेन ये एक जॉइंट वेंचर है रशियन फेडरेशन एनपीओ के बीच में और इंडिया का जो डीआरडीओ है, जो कि है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके बीच में, जिन्होंने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया है। ब्रह्मोस जो नेम आपको यहाँ पर मिलता है, ये बना हुआ है दो नदियों के नाम से। ब्रह जो है वो निकाला गया है ब्रह्मपुत्र से, और जो मोस निकाला गया है वो निकाला गया है यहाँ पर MOSKVA, मॉस्को। तो मॉस्वा जो है वो रशिया की एक, ऐसे ही जैसे ब्रह्मपुत्र हमारे लिए काफ़ी ग्रेट और बड़ी नदियों में मानी जाती है, वैसे ही रशिया की एक काफ़ी ज़्यादा पवित्र नदी है मॉस्को, उससे हमने इस नाम को, दोनों को मिलाकर ब्रह्मोस जो है वो नाम बनाया है। ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट एंटी शिप क्रूइज मिसाइल जो है वो है, ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट एंटी शिप क्रूइज मिसाइल है, जो कि ऑपरेशन में फ़िलहाल चल रही है। ये मिसाइल एक्चुअली के अंदर मैच पॉइंट अगर हम देखें तो 2.8 से 3 के बीच में यहाँ पर फास्ट स्पीड से काम कर सकती है। हिस्ट्री अगेन वही है कि जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ रशिया के एनपीओएम के बीच में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डीआरडीओ के बीच में, दोनों ने ही इसको एंटी शिप क्रूइज मिसाइल जो है उसको बनाया है। इसके कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, जैसे इसकी मैक्सिमम रेंज जो है वो 290 किलोमीटर की है। मैक्सिमम वेलोसिटी अगेन हम देखेंगे कि ये कैसे लगभग 3500 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा फास्ट जो है वो चली जा सकती है। इसमें वारहेड कैपेसिटी भी है कि कितने सारे ये वॉरहेड रखेगी, कितने ये जो डिस्ट्रॉयड होते हैं जिससे इसको बॉम्ब वगैरह वगैरह जो होते हैं उनको रख सकती है। तो ये 200 से 300 kg ऐसे वॉरहेड हैं जो इसकी कैपेसिटी है कि अपने साथ लेकर उनको उड़ सकती है। इसका खुद का वेट जो है वो 3000 किलोग्राम से ज़्यादा है। लेंथ जो है वो लगभग 8.5 मीटर है। डायमीटर इसका 0.6 मीटर का है। यूनिट को इसमें एक को बनाने में लगभग 17 करोड़ रुपए का खर्च आता है। इंजन इसमें 2 स्टेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इंजन जो है वो रामजेट टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, तो इसी वजह से इसको रामजेट इंजन के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि किस मिसाइल में या कौन सा जो डिफेंस है उसमें किस तरीके का इंजन लगा हुआ है। अब इसकी बात करें तो इसमें 2 प्रोपल्यूशन लगे हुए हैं। एक है सॉलिड स्टेट प्रोपल्यूशन जो इनिशियल एक्सेलरेशन देता है, स्पीड देता है। दूसरा इसी इंजन में होता है लिक्विड फ्यूल रामजेट जो कि सुपरसोनिक क्रूज इसको बना देता है, इसकी स्पीड को बहुत ज़्यादा तेज कर देता है। इस इंजन के अंदर एक्चुअली में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है, जैसे टर्बो फैन होता है कि उसकी मदद से आप उड़ाएंगे, वो ना होकर इस इंजन में 2 है, एक सॉलिड पार्ट है, एक लिक्विड पार्ट है। सॉलिड पार्ट जो शुरुआत में इसको उड़ाएगा, स्पीड देगा, और लिक्विड पार्ट जो इसकी स्पीड को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा बाद में। इसीलिए आप लोगों को ज़रा ध्यान से समझ में आए तो मैं रामजेट टेक्नोलॉजी को फिर से आई हूँ कि इसमें कोई टर्बाइन नहीं होता है। इसके अंदर एयर को लेकर फॉरवर्ड मोशन के अंदर कंप्रेस जो है वो ऑलरेडी अपने आप ही होती रहती है, तो टर्बो नहीं लगाया जाता है। इसमें फ्यूल मिक्स किया जाता है जिसके अंदर गैसेस भी होती हैं जो इसको और ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ाती हैं सुपरसोनिक स्पीड से। क्योंकि ये चलता है तो इसी वजह से इसको स्क्रैम जेट भी बोला जाता है, क्योंकि जब बहुत तेज़ दौड़ता है तो इसमें हम देखते हैं कि आवाज़ जो है वो काफ़ी होती है, तो स्क्रैम जेट के नाम से भी है जाना जाता है। अब इसके कंपोनेंट्स की बात करें कि क्या क्या कंपोनेंट्स इसके अंदर है, तो मिसाइल की एनाटॉमी हम कर रहे हैं, मिसाइल के पूरे स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं। इसका जो सबसे पीछे का भाग होता है वो होता है सॉलिड फ्यूल रॉकेट बूस्टर, कि इसके अंदर क्या है, सॉलिड फ्यूल है। इसमें सिर्फ एक ही काम है कि रॉकेट को लॉन्च होते समय उसको बूस्ट देकर इसको उड़ाना है। इसके बाद इसमें थोड़ी इसकी विंग्स भी है इधर बीच में। फिर आगे बढ़ेंगे तो इसमें जेट इंजन है, अगेन वही जो फ्यूल का टैंक है, जो लिक्विड फ्यूल है वो इसके अंदर डला हुआ है ताकि अब और ज़्यादा स्पीड बढ़ सके। फिर यहाँ पर हम इसके विंग्स को भी देख पाएंगे। फिर इसका जो आगे का हिस्सा होता है इसमें इसके वॉरहेड होते हैं, यहाँ से जो अटैक होगा वो अंदर से निकलेगा, बार बार वॉरहेड जो भी होंगे वो यहाँ पर निकाले जाएंगे। इसके बीच में टरकॉम सिस्टम लगा हुआ है, टेरकॉम यानी कि टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, जिसमें टारगेट को ये क्या करता है, जहाँ पे भी मान लीजिए आपने एक टारगेट यहाँ था, उसका इसको टारगेट दिया कि तुम्हें जाके इसको डिस्ट्रॉय करना है। अब ये टारगेट अगर मूव भी कर जाएगा तो भी ये जीपीएस की मदद से इसके पीछे जाकर ही इसको डिस्ट्रॉय करेगा ही करेगा। यानी यहाँ पर अगर आपके ऊपर कोई टारगेट लगा दे तो ये आपको डिस्ट्रॉय करने के बाद ही रुकेगा। इसकी ट्रेजेक्ट्री चाहे कैसी भी हो, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से आपने इसको फेंका तो वहीं पर जाके गिरेगा, नहीं। तो इसमें क्योंकि ट्रेजेक्ट्री है तो इसी वजह से वो होती है टेरकॉम सिस्टम और इनिशियल गाइडेंस सिस्टम की मदद की वजह से, इसी वजह से इसको इतना ज़्यादा खतरनाक बना देती है।
इसके कुछ सैलिएंट फीचर हैं जो कि है अगेन फास्टेस्ट मिसाइल, ये वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा है। ये फ्लाई कर सकती है लगभग 5 मीटर पे भी और मैक्सिमम हाइट इसकी 14,000 मीटर है, यानी कि 14 किलोमीटर 140 किलोमीटर पे भी ये फ्लाई कर सकती है और 5 मीटर बहुत छोटे लेवल पे भी आ सकती है। और इसी वजह से क्या करती है, रडार सिस्टम से बच जाती है क्योंकि काफ़ी नीचे आ जाती है। ये इसको बहुत ही ज़्यादा एक स्पेशल फीचर इसका बन जाता है। इसको यूनिवर्सली लॉन्च किया जा सकता है, इसी वजह से इसको यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल भी बोला जाता है, क्योंकि अगर आप पानी में हैं तो वहाँ से इसको लॉन्च कर दीजिए, सबमरीन से लॉन्च कर दीजिए, शिप से लॉन्च कर दीजिए, एयरप्लेन में है तो वहाँ से आप इसको लॉन्च कर दीजिए। बेसिकली आप इसको कहीं से भी लॉन्च कर दो, ये वहीं से लॉन्च हो सकते हैं, इसी वजह से इसको यूनिवर्सल बोला जाता है। इसमें एक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी होता है। इसका क्या मतलब होगा कि इसके ऊपर जब मिसाइल आएगी तो ये खुद से अपने आप को उससे बचा सकती है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतना जो ये जो सिस्टम इसमें लगा हुआ है वो एक्चुअली में फ़िलहाल और किसी वर्ल्ड के अंदर जो एग्जिस्टिंग मिसाइल थी इसके समय पे उसमें नहीं था। तो ये एक इसका सैलिएंट फीचर जो इसको अलग बनाता है और मिसाइल से वो हो जाता है। ये न्यूक्लियर को भी कैरी कर सकती है और साथ में जो बायोलॉजिकल वेपन है जिनका वेट 300 kg होना चाहिए, चाहे वो न्यूक्लियर वेपन हो चाहे बायोलॉजिकल हो, उन सबको ये अपने अंदर कैरी कर सकती है और किसी भी रडार में ये आने से बच जाएगी अगेन, क्योंकि ये बहुत नीचे आ सकती है, 5 मीटर की ऊंचाई पे भी आ सकती है, उड़ सकती है। तो इसी वजह से इसको मल्टीपल टारगेट लॉन्चर भी किया जा सकता है। मल्टीपल टारगेट लॉन्चर से क्या मतलब, जब आप इसको लॉन्च कर रहे हैं तो आपने एक के साथ में यहाँ पर 5 टारगेट्स को भर दिया। अब ये क्या करेगी, हवा में जाएगी, 5 टारगेट्स पे अलग अलग अटैक एक ही समय पे कर सकती है, जो इसको बहुत ज़्यादा यूनिक बना देता है। तो ये है मल्टीपल टारगेट लॉन्चर। हम देखते हैं कि ये एडवांस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम इसमें लगा हुआ है, जिसके अंदर रशिया का KH-555 भी होता है। यहाँ पर KH-101 स्ट्रेटेजिक लॉन्च रेस क्रूज मिसाइल जो है वो भी यहाँ पर है। इसके अलावा GPS ग्लोनास भी इसमें लगा हुआ है। यही कारण है कि इसके टारगेट एक्चुअली में इससे बच नहीं पाते हैं, क्योंकि काफ़ी एडवांस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम इसमें है, इंफ्रारेड लाइट इसमें है, जिसकी मदद से ये उसके ऊपर नज़र जो है टारगेट के ऊपर वो बना लेती है। इसको फायर एंड फॉरगेट टाइप मिसाइल भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, कारण यही है कि आप इसको फायर कर दीजिए और फिर भूल जाइए, आपको टारगेट बार बार ऐड नहीं करना पड़ेगा। ये जो आपने टारगेट लगाया था, चाहे वो टारगेट कहीं पर भी बचने की कोशिश करे, ये उसके पीछे जाकर उसको डिस्ट्रॉय करेगी ही। ये एक हाइपरसोनिक वर्जन इसको बनाने की अभी बात की जा रही है, डेवलप किया जा रहा है, जो कि 2015 में बोला गया था बेंगलोर के अंदर कि उसकी स्पीड जो होगी वो 6 मैच से भी ज़्यादा होगी, यानी लगभग 7000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो हो पाएगी। हालांकि अभी तक बनकर नहीं आ पाया है। वेरिएंट्स की बात करें तो कहाँ कहाँ से लॉन्च हो सकता है, तो देखिए कैसे जो वॉरशिप होते हैं वहाँ से इसको लॉन्च किया जा सकता है। मोबाइल आप एक ट्रक के ऊपर से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं, ग्राउंड से आप इसको लॉन्च कर सकते हैं, ज़मीन से, सबमरीन से आप इसको लॉन्च कर सकते हैं और एयरक्राफ्ट लॉन्चर से तो आप इसको लॉन्च कर ही सकते हैं। ये भी इसकी काफ़ी बहुत ही अच्छी कैपेबिलिटी है। ब्रह्मोस और वर्ल्ड में अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री है जिसके पास में फ़िलहाल सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी, ऑल्दो रशिया का क्योंकि ये जॉइंट वेंचर है तो उनके पास भी हुई, इंडिया ओनली कंट्री है जो सोनिक मिसाइल सबमरीन से यहाँ पर क्या कर सकती है, लॉन्च कर सकती है। हालांकि अभी कुछ समय पहले ऐसा आया था कि पाकिस्तान ने भी कुछ ऐसा ही डेवलप किया है, अभी जस्ट 2 महीने पहले की ये न्यूज़ थी। फ़िलहाल के लिए हम अभी कंफर्म नहीं है कि उनका जो वो पूरा का पूरा मिशन है वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, टेस्ट जो उसमें सक्सेसफुल हुए या नहीं। इसी वजह से इंडिया को मैं अभी के लिए ओनली कंट्री यहाँ पर बताना चाहती हूँ। ब्रह्मास्त्र जो है वो US आर्मी के पास जो उनकी मिसाइल है टोमाहॉक, वो एक्चुअली में उससे 4 गुना ज़्यादा फास्टर है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड यहाँ पर 890 किलोमीटर पर आवर है। तो ब्रह्मास्त्र की क्योंकि 3000 से भी ज़्यादा यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है, तो ये 4 गुना ज़्यादा है US आर्मी की मिसाइल से। ब्रह्मोस को एक्चुअली में किसी भी एग्जिस्टिंग रडार जो अभी तक है उसमें डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है, उसके पास खुद की ये एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी है। ब्रह्मास 2
2 का डेवलपमेंट जो है वो चल रहा है। अगेन हाइपरसोनिक वो होने वाली है, 7000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो उड़ेगी। ब्रह्मास 2 जो है वो CVS 401 से भी यहाँ पर ज़्यादा आगे और ज़्यादा अच्छी होने वाली है, जो कि अगेन यहाँ पर हम देखते हैं एक मिसाइल है। परसूसिस जो है वो एक जॉइंट वेंचर यहाँ पर है फ्रेंच एंड UK का, तो इसकी स्पीड 2500 किलोमीटर पर रेंज है और रेंज इसकी 180 किलोमीटर है। तो ब्रह्मास ऑलरेडी क्योंकि इनसे वैसे ही ज़्यादा थी, लेकिन जब ब्रह्मास 2 आएगी, ब्रह्मास 2 जो कि और ज़्यादा हाइपरसोनिक होने वाली है, तो वो क्या है और ज़्यादा अच्छी इनसे होने वाली है। ब्रह्मोस ओनली मिसाइल है वर्ल्ड की जो फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। अगेन यही फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी का मतलब यही है कि आप ऊपर जाइए, फायर करके फिर फॉरगेट कर दीजिए, टारगेट चाहे कहीं से कहीं भी क्यों ना चला जाए, वहीं पर ये जो फायर किया गया हुआ टारगेट है वो उसको जाकर मारेगा ही मारेगा। तो यही बात है कि नो वन कैन स्टॉप ब्रह्मोस फ्रॉम हिटिंग इट्स टारगेट, कोई भी ब्रह्मोस को उसके जो टारगेट्स हैं उसको हिट करने से रोक नहीं सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कुड द की टू अवर मैथ्स एबिलिटी टू बी हिडन इन अवर ब्रेन्स। देखिए, क्या हमारी जो मैथ की एबिलिटी होती है, किसी के बीच में भी जो क्षमताएं होती हैं, लोगों की जो काबिलियत होती है मैथ्स जैसी सब्जेक्ट को पढ़ने की, क्या वो हमारे ब्रेन के अंदर कहीं पर है, क्या उसके अंदर जीन्स का कोई रोल होता है? तो इसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। साइंस एंड टेक में हम इसको बायोलॉजी के हिसाब से देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अच्छा आर्टिकल है। तो अभी देखिए, पहले जो आर्टिकल है ना, वो आपको बताता है कि कैसे एक मूवी का सीन याद कीजिए, ए मैन हु न्यू इन्फिनिटी। 2015 में एक बायोपिक बनाई गई थी मैथमेटिशियन श्रीनिवासन रामानुजन के ऊपर। उसमें GH हार्डी जो थे वो रामानुजन जी का जो रोल है वो प्ले कर रहे थे, और वहाँ पर रामानुजन से वो पूछते हैं कि एक्चुअली में हाउ डिड यू नो दैट थ्योरम, यानी इन्फिनिटी की जो थ्योरम उन्होंने बनाई थी वो उसको जानते कैसे हैं। तो रामानुजन का जवाब था वो था कि मुझे बस पता है, मुझे बस ये समझ में आ गया या मेरे पास ये हुआ है। तो ये हम यहाँ से इसको एक्चुअली में थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि ये हमारे ब्रेन में होता कैसे है, कि कोई इस पे काम कर रहा और उनको बस पता होता, उनके पीछे की जो रीजनिंग है वो उनके पास नहीं होती है। तो क्या इसमें जीन्स का कोई मामला है, क्या इसमें जेनेटिक माँ बाप के जो जीन्स होते हैं उसकी वजह से ये होता है या नहीं होता है, ये हम आज समझने वाले हैं। फिलहाल के लिए एक स्टडी को पब्लिश किया गया है जर्नल साइंस एडवांस के बीच में, जिसमें रिसर्चर जो है वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से हैं, और उन्होंने रिपोर्ट किया है कि कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है मैथमेटिकल टेस्ट और उनके ब्रेन की एनाटॉमी के बीच में उनके अंदर क्या रिलेशन है। तो एक जगह पर उनके मैथमेटिकल टेस्ट है जिसमें किसी के होंगे 100 में से 20 मार्क्स आए होंगे, किसी के 80 आए होंगे, किसी के 100 भी आए होंगे। फिर उनके ब्रेन की एनाटॉमी की गई है। एनाटॉमी क्या होता है, जैसे हमने अभी क्रूज मिसाइल की किया गया था, उनको बिल्कुल अच्छे से उनके एक एक पार्ट को समझा गया है, राइट। तो MRI के थ्रू अभी हम देखते हैं कि MRI क्या होता है। तो मैथ्स ब्रेन में कैसे सेटअप होता है, ज़रा उसको समझने की कोशिश की गई है स्टडी में। यहाँ पर जो रिसर्चर्स है उन्होंने 219 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनकी एज थी 7 to 13 ईयर, उनके ब्रेन को MRI किया। यानी कि MRI क्या होता है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। MRI जो होता है वो एक नॉन इन्वेंसिंग इमेजिंग टेक्निक है, जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एक तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, दूसरी यहाँ पर रेडियो वेव्स होती हैं। इन दोनों के साथ में जो डिटेल्ड इमेज होती है बॉडी के अंदर, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो इसके अंदर निकाली जाती है। मैग्नेटिक फील्ड आज आप लोगों ने जरूर इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ा होगा, तो उसमें भी आप समझ पाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली में होती क्या। अर्थ हमारी होती है, अर्थ के अंदर जो कोर है क्योंकि वो सॉलिड है, और हम देखते हैं कि उसके अंदर बहुत सारा आयरन भी होता है। उसके ऊपर वाले जब हम भाग पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर क्योंकि अर्थ घूम भी रही है तो कन्वेंशनल करंट बनते हैं। जब ये कन्वेंशनल करंट होते हैं तो यहाँ से हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है दोनों तरफ अर्थ से बाहर बनती है। इसी तरीके से मैग्नेट, दो मैग्नेट हैं, आपने इन दोनों को एक दूसरे के पास में लाया तो कैसे ही एक दूसरे के पास में आते कनेक्ट हो जाते हैं। वो कनेक्ट किस चीज़ से हो रहे हैं, इनविजुअल चीज़ है वो। यानी कि इनविजुअल तब तक है ना जब आप, इनविजिबल तब तक है ना जब आप उसको ऊपर की तरफ थोड़ा और ऊपर लेके जाइए उस मैग्नेट को, वो एक दूसरे से टच नहीं कर पाएंगे। तो वो टच एक दूसरे से कब हो जाते हैं, जब आप उनकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाते हैं। जब वो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से कनेक्ट होती है तो वो बहुत स्पीड से एक दूसरे के साथ में मिल जाते हैं।
यही होती है मैग्नेटिक फील्ड, जो हमें दिखाई नहीं देती। आप देखेंगे तो नेक्ड आई से देख नहीं पाएंगे, लेकिन इसकी मदद से काफ़ी ज़्यादा हम लोग, जो अर्थ है वो हमें सोलर फ्लेयर से बचाती है, राइट। सोलर जो तूफ़ान आती है, आयंस की जो सन से तूफ़ान चल रहे हैं, उनसे हमें ये बचा लेती है। फिर यहाँ पर बात करें तो एमआरआई के अंदर काम आती है, हमारे साइंस के अंदर हमें समझने में इस्तेमाल करती है कि इंटरनल स्ट्रक्चर बॉडी का है कैसे, बिना काटे बिना उसको निकाले हम ऊपर से ही इमेज बना सकते हैं। तो खैर फ़िलहाल आर्टिकल पे वापस आते हैं, और आर्टिकल कह रहा है कि जो स्टूडेंट्स थे, इनके अर्थमेटिक जो कैलकुलेशन थे या नंबर सेंस थे, उन सभी को यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ के साथ में क्या किया गया है, मेजर किया गया है। अब ये जो मेजरमेंट किया गया था उससे हमें समझ में आता है कि ब्रेन के लगभग 246 ऐसे हिस्से हैं, रीजन्स हैं, जिसमें ग्रे मैटर वॉल्यूम होता है। ग्रे मैटर वॉल्यूम क्या होता है? एक ऐसा मैटर, हम इसको समझ पाए हैं आज तक, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूरोनल सेल बॉडीज़ होती है। न्यूरोनल सेल बॉडीज़ का क्या मतलब है? देखिए, ब्रेन को समझना अभी के लिए काफ़ी मुश्किल है, रिसर्चर्स के लिए काफ़ी कम हम ब्रेन को समझ पाए हैं। जितना समझ पाए हैं, हम देखते हैं कि ब्रेन के कुछ हिस्से हैं जिसमें न्यूरोनल सेल बॉडीज़ हैं, जिसका काम होता है हमारे विजन का, यानी हम क्या देख पाते हैं, क्या सुन पाते हैं, हमारी मेमोरी कैसे बनती है, हमारे इमोशंस, भाव कैसे आते हैं, मैं जो बोल पा रही हूँ स्पीच, मेरी डिसीजन मेकिंग के पीछे क्या कारण थे, सेल्फ कंट्रोल मुझ में कितना है, मसल कंट्रोल कितना है, ये सब निकल कर आता है न्यूरोनल जो सेल बॉडीज़ है उनकी मदद से। तो ये ब्रेन के कुछ पार्ट में, ऐसा नहीं है कि पूरा ब्रेन ही आपका इस फंक्शन में, नहीं, इसके लगभग 246 ऐसे भाग हैं ब्रेन के, जिसमें हम इन बॉडीज़ को देख पाएंगे जो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड है। अब इसी ग्रुप ने एक स्टैटिस्टिकल टूल का इस्तेमाल किया, जो कि था कैनोनिकल कोरिलेशन, जिससे ये आइडेंटिफाई किया कि जो ग्रे मैटर वॉल्यूम होता है, किसी में मान लीजिए वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा है, तो क्या उनकी मैथमेटिकल एबिलिटी ज़्यादा अच्छी है या कम अच्छी है, वो हमें देखना था। उन्होंने पाया कि जिन स्टूडेंट के अंदर यहाँ पर जो मार्क्स थे वो एक्चुअली में कम आए थे, या जिनके ज़्यादा मार्क्स आए थे, जिनके कम आए थे एक्चुअली में, उनका जो ग्रे मैटर वॉल्यूम था 3 रीजन के अंदर वो कम था। वो कौन कौन से ऐसे 3 रीजन थे वो हम देखते हैं इसमें। पेस्टोरियर पेरिटोकल कॉर्टेक्स, दूसरा यहाँ पर था ओसिपेटल कॉर्टेक्स, और तीसरा था प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स का ही भाग था, लेकिन कॉर्टेक्स को जब आप 3 भागों में बांट देंगे तो उन भागों के अंदर ग्रे मैटर का जो वॉल्यूम था वो जिनके मैथ्स के अंदर जो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा थी, उनसे ज़्यादा इन 3 भागों में था। तो हो सकता है कि उनके अंदर कोई और ऐसी मैं बोलूँगी कि क्वालिटी हो जो दूसरे बच्चों में ना हो, क्योंकि उनका वहाँ पर है। तो ये चीज़ अभी समझनी बाकी थी कि उनमें ऐसा क्या और ज़्यादा है, लेकिन फ़िलहाल के लिए यही माना गया है कि एक और रिसर्च भी की गई, जिसमें हम देखते हैं कि काफ़ी सारे जो बच्चे थे उनके जीन्स का इस्तेमाल किया गया, और ये भी पाया गया कि रिसर्च के माध्यम से ऐसा कोई कोरिलेशन दिखाई नहीं दे रहा है कि जिनके जेनेटिकली उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन आ रही हो। बहुत सारे रिसर्चर्स का अलग अलग मानना है, इसके ऊपर प्रतिक्रियाएं भी आई। जैसे प्रोफेसर भल्ला जो थे, जो कि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं भोपाल में, उनका ये भी मानना था कि देखिए, मैथमेटिकल जो प्रोफिशिएंसी है उसको बायोलॉजिकल लेवल पर रिड्यूस करने का ये मतलब हो जाता है जैसे आप ताजमहल की सुंदरता को ये बोलो कि मार्बल ब्लॉक्स की सुंदरता है। तो उन्होंने इस तरीके की टिप्पणियाँ भी, तो यही बात है, क्योंकि स्टडी का कोई बहुत ज़्यादा कंक्लूजन निकल कर नहीं आया, इसी वजह से हम समझ पाते हैं कि यहाँ पर जो मैथमेटिकल जो स्किल है, ऑब्वियसली उसमें ब्रेन का जो भाग है, बायोलॉजी जो है, वो तो हमारी मदद करती ही है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके अंदर से बात निकल कर आई वो ये भी थी कि ये सारी चीज़ें सीखी जा सकती हैं। सोशल जब आपका एक्सपीरियंस जिस हिसाब से होता है, वैसे ही आप इसमें ज़्यादा निपुण होते चले जाते हो। तो बिल्कुल ये हमारे जो सोशल एक्सपीरियंस है, हमारा जो अनुभव है, हम जिस तरीके के काम करते हैं, उस पर भी ज़्यादा एक्चुअली में निर्भर करती है। फिलहाल ज़रा दिमाग के अंदर हम लोग झांक लेते हैं, इनसाइड हमारे ब्रेन में जाते हैं। तो हमारा एक होता है सेंसोरी कॉर्टेक्स, जिसके अंदर हमें सेंसेशन महसूस होती है। आपको भी कुछ गर्म लगा होगा, हो सकता है लू चल रही थी, गर्म हवा लगी, वो क्या थी, सेंसेशन थी। तो मूवमेंट क्या होगी, कोई चीज़ पे गलत तरीके से हाथ रखा
खा गया, एकदम से कोई कांटा लग गया तो पैर एकदम से उठ जाएगा, ये सब हमारा होता है सेंसोरी कॉर्टेक्स की मदद से। दूसरा होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। अब इसमें क्या है, इसमें आता है लॉजिक, रैशनल थॉट्स, डिसीजन, प्लानिंग, ये सारी चीज़ें इसके अंदर यहाँ पर आ जाती हैं। थर्ड हम देखते हैं एमिगडाला, जो कि फाइट, फ्लाइट, फ्रीज, थ्रेट डिटेक्टर, ये सारी की सारी चीज़ें फीलिंग्स इसी ब्रेन के भाग में मिलती हैं। फोर्थ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस जो होता है इसमें हमारे इमोशन रेगुलेशन होते हैं कि आप किस सिचुएशन में, हो सकता है कि कोई इंसान उस सिचुएशन में रो ही दे और किसी को कोई फ़र्क ही ना पड़े, तो ये इसी वजह से होता है कि वो कितना रेगुलेट उसको कर पा रहा है। आप नींद कितनी आपको आएगी, सेक्स ड्राइव कितनी होगी, टेम्परेचर क्या रहेगा, ये सब डिपेंड करता है हाइपोथैलेमस के ऊपर। फिर एक होता है हिप्पोकैम्पस। अब हिप्पोकैम्पस होता है मेमोरी एंड लर्निंग के लिए, आप जो पढ़ रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, आपको याद कितना रहेगा वो डिपेंड करेगा आपके हिप्पोकैम्पस के ऊपर। और नेक्स्ट और हमारा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है ब्रेन स्टीम। ब्रेन स्टीम होता है ब्रीदिंग के लिए, आप कितना सांस ले रहे हो, किस स्पीड से ले रहे हो, किस सिचुएशन में आपकी सांस लेना तेज हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, कहीं पे स्वेलिंग आ रही है, हार्ट रेट आपका क्या है, ब्लड सर्कुलेशन कैसा हो रहा है, ये सब डिपेंड करता है ब्रेन स्टीम के ऊपर। अगेन ये कुछ पार्ट हैं, जैसे कि ये फ्रंटल लोब हम देख पाएंगे, इसके बाद हम देख पाते हैं पेरिटियल लोब को ब्रेन के। थर्ड यहाँ पर हम देखेंगे ब्रेन का भाग है टेम्पोरल लोब, इसके बाद यहाँ पर है ओसिपेटल लोब, और लास्ट में हम देख पाते हैं सेरिबेलम को। अब इनका काम क्या होता है, जैसे फ्रंटल लोब में काम होता है स्पीच का, हम जो बोल पा रहे हैं, स्मेल जो सूंघ सकते हैं, कंसंट्रेशन, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब इसमें आता है, मोटर कंट्रोल। फिर जब हम पेरेंटल लोब को देखते हैं तो उसमें टच एंड प्रेशर को देख पाएंगे, बॉडी की अवेयरनेस हमारी कितनी है। यही होता है कि लेफ्ट एंड राइट माइंड, तो जो जिसका राइट जो ब्रेन होता है वो एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल ज़्यादा होता है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है। जिसका लेफ्ट ब्रेन जो ज़्यादा पावरफुल होगा तो उसमें देखेंगे कि वो क्रिएटिव ज़्यादा होगा, लैंग्वेज, रीडिंग, ये सारी चीज़ें इसमें मायने रखेंगी। सेरिबेलम में जब हम पहुँचते हैं तो ये कोऑर्डिनेशन का काम करता है, आप दो चीज़ों के अंदर कितना कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, ये आपका सेरिबेलम डिसाइड करता है। फिर जब हम आते हैं यहाँ पर टेम्पोरल लोब में, तो हम देखते हैं कि इसमें हियरिंग होती है, आपको सुनाई क्या दे रहा है, फेशियल रिकॉग्निशन आप कितना कर पा रहे हैं, किसी के चेहरे को कितना पढ़ पा रहे हैं, ये सब डिपेंड करता है कि आपके ओसिपेटल लोब के अंदर कितनी ज़्यादा क्षमता है, कितनी ज़्यादा कैपेबिलिटी है। खैर नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है डिकोड पॉलिटिक्स, व्हाट इज़ द डिप्यूटी स्पीकर रोल एंड हाउ ऑफन इट हैज़ बीन अपोजिशन एमपी। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कल द हिंदू में ऐसा आर्टिकल आया हुआ था, आज इंडियन एक्सप्रेस में है। हमने कल ही देखा था, देखिए कल हमने पढ़ा था स्पीकर के बारे में, आज हम पढ़ने वाले हैं डिप्यूटी स्पीकर के बारे में। स्पीकर हमने देखा था कि इलेक्शन एक्चुअली में हो रहा है, हो ही चुका है। जो स्पीकर है वो कांग्रेस की तरफ से भी उठाए गए थे, और यहाँ पर जो गवर्नमेंट है फिलहाल एनडीए गवर्नमेंट, उनकी तरफ से भी जो पूर्व स्पीकर ऑलरेडी रह चुके हैं ओम बिरला, उनकी तरफ से भी यहाँ पर बनाए गए थे। तो हम देखते हैं कि ओम बिरला जो है वो इलेक्शन जो था स्पीकर का वो जीत चुके हैं। यहाँ पर अब बात हो रही है डिप्यूटी स्पीकर के लिए। डिप्यूटी स्पीकर क्योंकि 2019 से 2024 लगातार जो सेकंड टर्म थी यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट की, उसमें किसी भी डिप्यूटी स्पीकर को नहीं लाया गया था। यही एक कंसर्न है यहाँ पर अपोजिशन की तरफ से, और वो चाहते हैं कि इस पोस्ट को इस बार में ज़रूर भरा जाए। फिलहाल हम देखते हैं कि कैसे जो अपोजिशन है उनकी स्ट्रेंथ जब से बढ़ी है लोकसभा के अंदर में, तो वो इस डिमांड पे है कि उनका जो मेंबर होगा उसको यहाँ पर डिप्यूटी स्पीकर की पोस्ट मिल जाएगी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 17th लोकसभा के अंदर एम थम्बी दुराई जो थे वो एक्चुअली में बीजेपी के अलाई थे उस समय में, और वो डिप्यूटी स्पीकर कोई था नहीं। तो उससे पहले 2016 की जो हम देख पाते हैं 16वीं जो लोकसभा थी 2014 से 19 तक, उस समय में वो डिप्यूटी स्पीकर यहाँ पर थे। फिलहाल कांग्रेस एमपी राहुल गांधी ट्यूसडे अपोजिशन की तरफ से सपोर्ट जो है एनडीए के कैंडिडेचर को, जो कि डिप्यूटी स्पीकर के लिए भी होने वाला और स्पीकर के लिए भी होने वाला है, उसमें वो कह रहे थे कि देखिए स्पीकर जो है वो हम आप बना देंगे, डिप्यूटी स्पीकर हमारी तरफ से बना दीजिएगा। तो खैर एनडीए ने ऐसा नहीं माना, तो कांग्रेस की तरफ से भी जो यहाँ पर कैंडिडेट थे वो उठ जाते हैं, और इंडिया ब्लॉक की तरफ से उनको उठाया जाता है सुरेश
के सुरेश उनका नाम है, वो हार गए हैं फिलहाल। अब हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान क्या कह रहा है डिप्यूटी स्पीकर के बारे में। तो आर्टिकल 95 का जो क्लॉज 1 है वो कहता है कि डिप्यूटी स्पीकर जो होंगे उनकी ड्यूटीज़ ये है कि जब स्पीकर की पोस्ट एब्सेंट होगी, अब देखिए यहाँ पर 2 वर्ड्स का इस्तेमाल हो सकता है। एक हो सकता है वैकेंट का, जब स्पीकर की पोस्ट वैकेंट होगी यानी खाली होगी तो स्पीकर की पोस्ट पे कौन आएगा, री इलेक्शन होगा। हालांकि यहाँ पर डिप्यूटी स्पीकर ही उस समय तक वहाँ पर बने रहेंगे। जब यहाँ पर अब्सेंट होगा तो अब्सेंट हो सकता है कि वो आए नहीं हैं या खाली होगी, तो उस समय पे जो डिप्यूटी स्पीकर होंगे वो सारे के सारे कर्तव्य जो स्पीकर वाले हैं उनको यहाँ पर निभाएंगे। फॉर एग्जांपल वो सीटिंग यहाँ पर करेंगे, वो जो हाउस का रेगुलेशन है उसको करेंगे, वो जो अगर उनको कास्टिंग वोट करने की ज़रूरत पड़ती है तो कास्टिंग वोट भी करेंगे। तो ये सारे के सारे काम कब होंगे, जब यहाँ पर स्पीकर की जो पोस्ट है जब वो खाली हो जाती है। क्या स्टेट गवर्नमेंट में भी ऐसा होता है? तो बिल्कुल, स्टेट गवर्नमेंट की भी अगर हम बात करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट में भी ऐसी ही सिचुएशन होती है। आर्टिकल 95 जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के बारे में हमें बताता है और आर्टिकल 178 जो होता है वो स्टेट असेंबलीज में हमें बताता है, जिसमें स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर के प्रोविजंस की बात की जाती है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डेट को फिक्स नहीं किया गया है कि इलेक्शन के कितने समय के बाद में इनका यहाँ पर पोस्ट जो है इलेक्शन जो है जनरल इलेक्शन के बाद में उनका इलेक्शन भी करवाना चाहिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है एज सून एज मे बी, जितना जल्दी हो सकता है इलेक्शन होने के बाद में स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर को चुन लिया जाना चाहिए। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। इसी वजह से यहाँ पर बोला जा रहा है कि डिप्यूटी स्पीकर की जो पोस्ट है वो भी इम्पोर्टेंट होती है और उसके ऊपर भी क्योंकि संविधान निर्माताओं ने एम्फेसिस किया है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उनको बनाया जाना चाहिए, उस बात का ध्यान यहाँ पर एटलीस्ट जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनको बिल्कुल रखना चाहिए। खैर, अभी क्योंकि हमने कल भी बहुत अच्छे से समझा था तो हम समझते हैं कि अभी तक जो डिप्यूटी स्पीकर हैं पहली लोकसभा से लेते हुए वो कब रूलिंग पार्टी के आते हैं, कब अपोजिशन के आते हैं। क्या अपोजिशन पार्टी से भी डिप्यूटी स्पीकर या स्पीकर बन सकते हैं? तो हम देख सकते हैं कि पहले हमारे जो स्पीकर थे वो थे एम अंगानाथासायम अय्यर। यहाँ पर मैं डिप्यूटी स्पीकर की बात कर रही हूँ। तो वो 1952 से जो हमारी पहली लोकसभा बनती है 1956 तक यहाँ पर रहते हैं और वो कांग्रेस के ही थे, रूलिंग के थे। पहली बार जब अपोजिशन से कोई आता है तो वो आता है 1969 से लेकर 1970 तक। अगेन वो 1 साल का टेन्योरशिप निभाते हैं और उसके बाद 1997 तक सेम आते हैं, अपोजिशन पार्टी से ही थे जो थे जीजी स्वेल। अब ये जो अपोजिशन पार्टी थी ये थी APLC। तो ये यहाँ से आते हैं जो कि ऑल पार्टी हिल लीडर कॉन्फ्रेंस इसकी फुल फॉर्म होती है। फिर से जब अपोजिशन से रूलिंग होती है तो काफ़ी समय तक हम देखते हैं कि अपोजिशन से ही यहाँ पर डिप्यूटी स्पीकर बनता है। 1990 से लेकर 2014 तक लगातार जो डिप्यूटी स्पीकर था वो अपोजिशन की तरफ से ही बन रहा था। इसका रीज़न भी ये था कि स्पीकर को हम सब जो अपोजिशन उठाएगी यानी कि जो गवर्नमेंट बोलेगी उनको स्पीकर बना देंगे और जो अपोजिशन से डिप्यूटी स्पीकर होगा वो होगा। तो कहीं से उनकी ऐसी मिल भगत हो जाती थी। हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारे स्पीकर बनते हैं जिसमें सूरज बयान, PM सहन सब आते हैं। लेकिन 2014 और 19 में ऐसा नहीं होता है, इलेक्शन करवाया जाता है और M थाम्बीदुराई जो थे वो यहाँ पर डिप्यूटी स्पीकर बनते हैं। फिलहाल के लिए देखेंगे कि अभी ये इलेक्शन होगा तो कब करवाया जाएगा। उम्मीद यही है कि अब की बार जो डिप्यूटी स्पीकर होंगे वो आएंगे। कल भी हमने देखा था लोकसभा के स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर क्या होते हैं, फिर स्पीकर और चेयरमैन में क्या डिफरेंस है। आप चाहें तो इसको रोक के आराम से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बात करूँ तो 1921 में सबसे पहले जो स्पीकर का कंसेप्ट है वो इंडिया में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की वजह से। जब उस समय पे क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ पर राज कर रहे थे तो वो जो प्रेसिडेंट और डेप्यूटी प्रेसिडेंट का अपनी असेंबलीज में इस्तेमाल करते थे उसको चेंज कर देते हैं नॉमेनक्लेचर को 1935 के साथ में, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वो लेकर आते हैं। इलेक्शन की बात करें तो अगेन आर्टिकल 93 जो है पार्ट 5 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें बताया गया है कि सिंपल मेजॉरिटी के साथ में ही इनका जो इलेक्शन है स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर का वो होगा। री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि इनको लोकसभा का मेंबर जो है वो होना चाहिए, अदरवाइज और कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी नहीं गई है। 5 साल ही इनका टेन्योर होता है लोकसभा के साथ में। को टर्मिनियस हम इसको बोल सकते हैं कि जैसे ही लोकसभा का टर्म खत्म होगा वैसे ही इनका टेन्योर जो है वो भी खत्म हो जाता है।
अब हम देखते हैं कि हालांकि ये जो स्पीकर होते हैं वो अपने ऑफिस को वैकेंट नहीं करते हैं। ये भी आपको याद रखना कि टेन्योर इनका बेशक वैसा हो, लेकिन लोकसभा के ख़त्म होने के बाद भी इनका जो ऑफिस होता है वो एक्चुअली में वैकेंट नहीं होता है। जब तक नया स्पीकर का इलेक्शन नहीं होगा तब तक ये यहाँ पर रहते ही हैं अपने ऑफिस के अंदर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ऑलमोस्ट पूरा न्यूज़पेपर ख़त्म ही हो चुका है। किसी को अगर मेरा टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन करना है, जिसके ऊपर आपको डेली की इन्फॉर्मेशन जो भी इंपॉर्टेंट है वो मिलती रहेंगी, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर। वहाँ पर आपको डेली टारगेट्स में मिलेंगे पढ़ने के लिए, नोट्स जो बनेंगे वो भी वहाँ पर शेयर कर दिए जाते हैं, सो वो आप कर लीजिएगा। और अब मैं यही हम देखते हैं कि कैसे जो ये एड्रेस होता है वो होता क्या है। यूजुअली क्या होता है कि सबसे पहले इलेक्शन होते हैं, उसमें हमें समझ में आता है कि कौन गवर्नमेंट यहाँ पर बनाएगा। उसके बाद पीएम और उनके कैबिनेट की स्वेरिंग करवाई जाती है, ओथ सेरेमनी होती है, शपथ उनसे दिलवाई जाती है। फिर लोकसभा का पहला अभी सेशन होता है। इस सेशन के अंदर हम देखते हैं कि जो अदर एमपीज़ हैं उनकी भी यहाँ पर ओथ करवाई जाती है, और फिर उनकी ओथ होने के बाद में ही इसी समारोह के अंदर लोकसभा के स्पीकर का भी इलेक्शन हो जाता है। और जब ये सारे काम होते हैं तो प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है, जो कि आज या कल के अंदर हम देखेंगे कि हमारी जो राष्ट्रपति हैं लोकसभा के अंदर जाएंगी, मोशन ऑफ थैंक्स को यहाँ पर वो करेंगे, यानी कि अपनी स्पीच देंगी। और आप लोगों को भी समय मिले तो ज़रूर उस स्पीच को सुनिएगा, समझिएगा कि पॉलिटिक काम कैसे करती है। आप किसी चीज़ को देख लेते हैं, सुन लेते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप रिटेन अपनी मेमोरी के अंदर कर पाते हैं। फ़िलहाल यहीं पे आज हमारा न्यूज़पेपर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच जो भी अभी तक यहाँ पर जुड़े हुए हैं। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे भी इससे हौसला मिलेगा। मैं और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। लाइक कर दीजिए। कुछ अच्छा ना लगा हो तो वो भी बता दीजिए, कुछ अच्छा लगा हो तो वो भी कमेंट में बता दीजिए, सो दैट अगर अच्छा ना लगा हो तो सुधार हो सके, और अच्छा लगा हो तो मुझे उससे खुशी मिले, मैं और अच्छे से आप लोगों के लिए काम करूं। फ़िलहाल के लिए चलती हूँ। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। कल फिर से